नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी का यूनिट 3। उसमें हम बात करेंगे कि है ना नेचर हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ क्या है। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लेंगे और एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे ओवरऑल। तो आज का जो हमारा यही रहेगा कि हमें इस यूनिट की पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है ओवरऑल, जिसमें आ जाते हैं टर्म्स ऑफ होस्ट एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट एंड उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज विथ द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल के ना, हाँ, एपिडेमियोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी अप्रोच इन कम्युनिटी सेटिंग में क्या है, ओवरऑल इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या है कि की कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है। जो नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के अगर की कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इट इज़ प्रोग्राम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में किस तरीके से। नेचर हिस्ट्री में यही आता है कि एक इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन में किस तरीके से है ना डिजीज़ होती है, प्रोग्रेस होती है। ठीक है, विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन, बिना मेडिकल इंटरवेंशन के हमें किस तरीके से पता चलेगा कि है ना पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज़ प्रोग्रेस हो रही है। उसके अलावा इट शो द हाउ डिजीज़ डेवलप एंड प्रिवेंशन स्टेज, कि किस तरीके से डिजीज़ डेवलप हो रही है, उसके प्रिवेंशन के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, डिजीज़ के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, आउटकम्स जिसमें आ जाता है रिकवरी, डिसेबिलिटी या फिर डेथ के, उस डिजीज़ में क्या आउटकम हमें मिला है। ठीक है, या तो रिकवरी हुई है, या तो डिसेबिलिटी हुई है, या फिर डेथ हुई है। तो ये तीन चीज़ें आ जाती है नेचर हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ में, कि ओवरऑल हमें उसके कि डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है वो पता चलता है पॉपुलेशन या फिर इंडिविजुअल में, मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं तब। और उसके अलावा हमें पता चलता है कि प्रिवेंशन स्टेज कौन था और उसके अलावा डिजीज़ स्टेजेस कौन से हैं, आउटकम कौन सा मिला है हमें। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस डिजीज़ को डिटरमाइन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्टिव है एपिडेमिक ट्रेड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट डिसीज अकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स में ये तीन चीज़ें मोस्टली आ जाती है, जिसमें होस्ट और एजेंट और एनवायरनमेंट, ये तीन मोस्टली आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं होस्ट क्या है। होस्ट में हम बात करेंगे होस्ट अ पर्सन्स ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी द डिजीज। होस्ट वो है जिसको डिजीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम होस्ट होते हैं। बैक्टीरिया क्या है, एक एजेंट है, हम क्या है, होस्ट होते हैं जिसको इफेक्ट करती है वो डिजीज। प्रोवाइड प्लेस फॉर द डिजीज ग्रो एंड डेवलप, जिसको एक बैक्टीरिया या वायरस है जिसको एक जगह मिल जाती है ग्रो करने के लिए, ठीक है, या डेवलप होने के लिए, तो वो होता है होस्ट। ठीक है, जिसकी बॉडी में उसको जगह मिलती है एक ग्रो करने की। और होस्ट एक पर्सन या फिर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है जिसकी क्या है कि वो कैरी करता है डिजीज़ को, मतलब उसके अंदर डिजीज़ आती है, फिर वो क्या करता है, ग्रोथ उस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो क्या है, डेवलप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है, वो वहाँ पे प्लेस अपनी जगह बनाता है, फिर वो हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी एजेंट। तो यहाँ पे होस्ट एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इम्यूनिटी के होस्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, कि किन किन फैक्टर की वजह से होस्ट इफ़ेक्टेड होता है। इम्यूनिटी की वजह से, एज के हिसाब से, अगर पुअर है, ठीक है, ओल्ड एज है, तो फिर वो भी क्या है कि ना इफ़ेक्ट हो सकता है जल्दी। और उसके अलावा जेंडर में अगर हम बात करते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो जेंडर वाइज ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है।
इम्यूनिटी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इम्यूनिटी होस्ट की सही नहीं है तो फिर वो क्या है कि वो भी एक होस्ट फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करवाते हैं कि एजेंट वो ग्रो करे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जेनेटिकल मेकअप्स या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सारे होस्ट के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एजेंट्स की। एजेंट वो जो काज करता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो, ठीक है, जो डिजीज़ काज करता हो, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। उसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट अलग होते हैं, केमिकल्स कुछ ऐसे केमिकल हो गए बायोलॉजिकल एजेंट्स में, जो हम बात करते हैं वायरस बैक्टीरिया की, और फिजिकल एजेंट्स लाइक रेडिएशन हो गया। उसके अलावा डिज़ास्टर, ये सारे फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से एक होस्ट को इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेंट में हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स या फिर कोई अदर अगर है ना, तो वो स्पीशीज, तो उनको भी हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं। केमिकल एजेंट्स में पॉइजनिंग, टॉक्सिक आ जाता है, जो टॉक्सिक या फिर पॉइजनिक जहर होता है वो आ जाता है। केमिकल्स एजेंट्स में जो भी वो क्या करता है, होस्ट पे इफेक्ट करता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाता है रेडिएशन, हीट एंड ट्रॉमा। ये सारे क्या है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स है जो इफेक्ट करते हैं होस्ट पर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आ जाता है ऑल एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट होस्ट एंड एजेंट। जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो होस्ट पे, एक ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करे, या फिर एजेंट पे, जो वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी एजेंट है उस पे इफेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट के बाहर की जो इन्वायरमेंट है वो होस्ट पे, हम पे क्या इफेक्ट कर रही है, और उसके अलावा एजेंट पे क्या इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या करता है, वो भी एक इफ़ेक्ट करता है होस्ट पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपकी जो ओवरऑल, अगर हम कहते हैं ना कि एनवायरमेंटल क्या क्या चेंज आ सकती है, फिजिकल चेंजेस में यही आएगी कि आपको इंजरी, ट्रॉमा या फिर हीट, डिज़ास्टर, ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी होती है। बायोलॉजिकल में एनिमल, इंसेक्ट, अगर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखते हैं तो एनिमल, इंसेक्ट की वजह से आप होस्ट को क्या इफेक्ट हो रहा है, सोशल में लाइफस्टाइल, कल्चर एंड पॉवर्टी, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट से हमें मिल रहे होते हैं, एक होस्ट को, एक एजेंट को, दोनों को मिल रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 4 की, जिसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स। डिजीज रिलेशन क्या है, डिजीज का आपस में रिलेशन क्या होता है, कि डिजीज अक्कर क्यों होती है, अक्कर व्हेन द एजेंट्स इंटर इन ससेप्टेबल होस्ट इन अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। अगर कोई होस्ट है, उसकी जो मतलब एजेंट है वो ससेप्टेबल है, होस्ट उसके लिए होस्ट की जो इन्वायरमेंट है, होस्ट की बॉडी की, वो फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, तो फिर वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। ऐसे तो अगर हम बात करें, हज़ारों जो है ना, हमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स, अगर हीट, ये सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है हम पे, जब इफ़ेक्ट करती है, जब होस्ट की बॉडी उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देती है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, उसको अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी में मिलती है, होस्ट की बॉडी में मिलती है, तभी वो ग्रोथ कर पाता है, वरना नहीं ग्रोथ कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डिजीज। कि अगर होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट तीनों चीज़ें मिल गई है, कि जो होस्ट मिला, ठीक है, उसकी बॉडी में वैसी इन्वायरमेंट मिली उस एजेंट को, तो फिर वो क्या करेगा, डिसीज काज करवाएगा। अदरवाइज अगर उसको इन्वायरमेंट सही नहीं मिली है, होस्ट की बॉडी में फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिली है, तो वो कभी भी होस्ट का जो एजेंट है वो काज नहीं करवा सकता डिजीज होस्ट की बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 5 की, जिसमें हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स ऑफ द डिजीज के कौन कौन से
एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड्स हैं डिजीज़ के, तो यहाँ पे हम यूज़ फॉर द स्टडी डिजीज़ पैटर्न कि किस डिजीज़, ये 3 जो पैटर्न के हिसाब से डिजीज़ को अगर हम इसके ट्रेड्स देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है पर्सन। पर्सन में आ जाती है एज, जेंडर, ऑक्यूपेशंस एंड इम्यूनिटी। क्योंकि पर्सन के किन लोगों को ये एज उसकी क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है। सबसे पहले एज, अगर जेनेटिक पेशेंट होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है, वो जल्दी इफ़ेक्ट कर लेती है और ज़्यादा सीवियर बन जाती है। उसके अलावा जेंडर के हिसाब से कुछ ऐसी डिजीज़ जिस तरीके से एमआई हो गया, ये सारी डिजीज़ क्या है, मेल में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एज जेंडर के हिसाब से डिजीज़ हो गई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में ये है कि कहीं पे कोई ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है, और अगर किसी का इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, तो वहाँ पे डस्ट इनकी वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से किन किन की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, तो वो भी एक आ जाता है ऑक्यूपेशन में। उसके अलावा इम्यूनिटी लेवल, फॉर एग्जांपल चाइल्ड है और ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या फिर कोई पहले से ही उनकी किन किन पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है कि ये ट्रेड्स होते हैं, इनके थ्रू क्या है कि डिजीज़ इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है, कि हमें पता होना चाहिए कि किस एज के लोगों में, उसके अलावा कौन से ऑक्यूपेशन है उनमें डिजीज़ बढ़ती है, उसके मतलब कि कौन कौन से लोग हैं ना वो रिस्क फैक्टर पे होते हैं। एक तो अगर एज के हिसाब से ओल्ड एज वाले देख लिए या बच्चे देख लिए, जेंडर के हिसाब से कुछ ऐसी डिजीज़ है मेल में ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो फीमेल में ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कि कोई किसी ऐसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे डस्ट, तो उसको ओवरऑल हम कह सकते हैं उसको लंग्स प्रॉब्लम होती है। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हम डिजीज़ को देखते हैं, इम्यूनिटी के हिसाब से कि बच्चों में इम्यूनिटी कितनी है और ओल्डर में कितनी है, उस हिसाब से भी हम डिजीज़ को फाइंड करते हैं। तो एक पर्सन में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। प्लेस की बात करते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन में अर्बन एंड रूरल एंडेमिक एरियाज, जो एंडेमिक एरिया है एक टाइम के हिसाब से हो चलती रहती है उन एरिया में कोई डिजीज़। फॉर एग्जांपल एंडेमिक, अगर हम यहाँ पे मलेरिया के बात करें तो वो चलती रहती है, मलेरिया एंडेमिक बन गई है, ठीक है। वो क्या है कि हम कह सकते हैं ना एक लोकल एरिया में चलती रहती है, तो हम उसको कहेंगे कि एक इसका जो प्लेस है ना, इस एरिया में ये डिजीज़ ज़रूर होती ही होती है, तो उसका एक प्लेस बन गया। उसके अलावा टाइम सीज़न के हिसाब से, जैसे फ्लू है तो वो विंटर में ही होगा, तो और कुछ ऐसी डिजीज़ है जैसे मलेरिया हो गया, ऐसी कोई डिजीज़ तो वो समर में हो ज़्यादा होती है। कुछ तो वो क्या है कि वो हम क्या क्या सीज़न के हिसाब से वेरिएशंस एंड आउटब्रेक पैटर्न को यूज़ करते हैं। हमें पता चलता है कि जो आपकी ओवरऑल इन्वायरमेंट है, उसका टाइम पीरियड है, उसमें जिस तरीके से 4 सीज़न्स आते हैं, उनमें से किन-किन सीज़न में कौन सी डिज़ीज़ कॉमनली आती है, वो हमें पता होना चाहिए। किस प्लेस पे कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा है, जियोग्राफिकल अगर हम प्लेस देखते हैं, रूरल में कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा है और अर्बन में कौन सी है। उसके अलावा किन लोगों को ज़्यादा हो रही है, जेंडर के हिसाब से अगर देखते हैं, मेल को फीमेल को, ऑक्यूपेशनल में, इम्यूनिटी में, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज ज़रूर ज़रूर आते हैं अपने पेपर्स में, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ द नेचर हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ये हमारा 6 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम बात करते हैं नेचर हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ससेप्टेबिलिटी, क्या ससेप्टेबिलिटी है, नो डिजीज़ येट दे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, मतलब कि डिजीज़ नहीं है। फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि होस्ट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर है उसको कि इसको डिजीज़ हो सकती है, इन्वायरमेंट में वो चीज़ है, उसको रिस्क है, बट उसकी जो बॉडी है उसमें अगर वो नहीं है, डिसीज नहीं है, मतलब कि होस्ट जो है, होस्ट की इन्वायरमेंट है वो सुइटेबल नहीं है अभी तक उसके लिए,
सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सब क्लिनिकल डिजीज, फॉर एग्जाम्पल डिजीज प्रेजेंट बट नो सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमारी बॉडी में वो होस्ट को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, होस्ट में वो एजेंट होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या फिर ऐसा एजेंट, केमिकल एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, बायोलॉजिकल, कोई भी एजेंट हो, तीनों होते हैं ना, फिजिकल और बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल। तो कोई भी एजेंट हो प्रेजेंट तो होता है बट वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, प्रेजेंट, डिजीज प्रेजेंट होती है बट उसके कोई भी सिम्टम्स हमें नहीं नजर आते हैं, वो हो गई सब क्लिनिकल। थर्ड स्टेज में क्या है, क्लिनिकल डिजीज, साइन एंड सिम्टम अपियर्स। कुछ ऐसी डिजीज होती है, ठीक है, होस्ट पे इफेक्ट किया, उसको सुइटेबल इन्वायरमेंट एजेंट को मिल गई तो वहाँ पे वो अपने इफेक्ट करेगा, इफेक्ट की वजह से हमें जो साइन और सिम्टम्स मिलेंगे, तो इसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि उस डिजीज के होने के बाद फोर्थ स्टेज ये होगा आउटकम। आउटकम क्या निकला है कि उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो गई तो वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। अगर सही थोड़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी तो वो पेशेंट डिसेबल होता है। हाई सीवियर कंडीशन हो गई तो वो क्या है कि वो डेथ की तरफ जाता है। तो ये क्या है, फोर स्टेजेस होते हैं एक डिजीज के होने के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिक्स जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। और उसके अलावा सेवन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम डिस्कस करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन कम्युनिटी सेटिंग में। क्या एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, मीनिंग द सिस्टमेटिक मेथड यूज फॉर द स्टडी एंड कंट्रोल डिजीज इन द कम्युनिटी, कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मेथड क्या है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है। सबसे पहले सर्वेलेंस, हमें क्या है कंटिन्यूस मॉनिटर ऑफ द डिजीज पैटर्न, हमें कम्युनिटी में कंटिन्यूस किसी भी डिजीज के पैटर्न को कंटिन्यूस मॉनिटर करना होता है ताकि हमें पता चले कि ये डिजीज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका पैटर्न क्या है और ये कितने लोगों को हो सकती है, हम उसको सर्वेलेंस करें, ठीक है, उसको देखें, जांच पड़ताल करें ताकि हमें पता चले, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद हम क्या करें, उस डिजीज जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें कि ये अगर डिजीज है इसका इसको मॉनिटर किया है कंटिन्यूसली, इसका डिजीज का पैटर्न ये है, तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। डिटेक्ट आउटब्रेक ऑफ द हेल्थ इश्यूज, हमें उस हेल्थ इश्यूज को डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल डायग्नोज करना है, डिटेक्ट करना है और डिटेक्ट करना है, आउटब्रेक करना है कि क्यों ये हेल्थ का इशू हो रहा है, इन्वायरमेंट के थ्रू हो रहा है या कोई ऐसा एजेंट है उसके थ्रू हो रहा है, टॉक्सिक की वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है या फिर डिटेक्ट करना है। उसके अलावा उसके रिलेटेड हमें क्या है डेटा कलेक्शन करनी होती है। डेटा उस होस्ट से भी हम ले सकते हैं जिसको ये इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उस पॉपुलेशन से भी हम ले सकते हैं जिनको ये इफेक्ट हो रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट केसेस, कि कितने इस चीज़ के केसेस आए हैं, इस डिजीज़ के केसेस आए हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि किन किन लोगों को ये डिजीज़ हुई है, मतलब एज के हिसाब से हम देखते हैं और किन किन जेंडर को हुई है, किस एज को हुई है, किस ऑक्यूपेशन के लोगों को हुई है, उसके और उसके अलावा किन पर्सन्स को हुई है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और उसके अलावा इम्यूनिटी के हिसाब से देखते हैं। उसके बाद हम प्लेस को देखते हैं कि जियोग्राफिकली कि अर्बन एरियाज़ में हुई है, अर्बन एरियाज़ में भी किस एरिया में हुई है, रूरल एरिया में भी किस एरिया में कौन सी डिजीज़ हुई है। उसके अलावा टाइम पीरियड, लाइक सीजनल जो डिजीज़ होती है उसका टाइम पीरियड हमें देखना होता है, तो वो भी चीज़ हम एनालाइज करते हैं कि इस सीज़न में कौन कौन सी डिजीज़ होती है और उसके अलावा इस सीज़न में कौन कौन सी होती है, समर में अलग, विंटर में अलग, वो डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वो इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन में आ जाता है कि कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मेजरमेंट, वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस,
हमें इवोल्यूशन में कुछ ऐसी डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल जिनकी वैक्सीन होती है। हमें इंटरवेंशन में यही करना होता है कि कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हम उस डिजीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी पॉपुलेशन में, और उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम उनकी वैक्सीन लगाते हैं। उसकी क्या हम उसकी अवेयरनेस किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को देते हैं कि आपको प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, ठीक है, वो किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या-क्या वैक्सीन्स होती हैं आपकी डिज़ीज़ के हिसाब से। उसके अलावा लास्ट में हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन, जिसमें हम चेक करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल मेजरमेंट, कि हमने जो अपनी कम्युनिटी पे या फिर अपनी पॉपुलेशन पे जो वर्क किया है, कि ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए इंटरवेंशन की है, एनालाइज की है, डेटा कलेक्ट की है, उसमें उनको आउटकम कितना मिल रहा है, हमारी ये सारी डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको क्या सर्विस मिल रही है, चेकअप कितना इफेक्टिवनेस से हम कर रहे हैं वो, और उसके अलावा किस तरीके से हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम डिजीज़ को मैनेज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ओवरऑल इवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि हमने जो सारी चीज़ों को एनालाइज, तो इवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम बात करते हैं, एट ऑब्जेक्टिव हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, तो उसमें सबसे पहले क्या है, कंट्रोल डिजीज़ आउटब्रेक, कि कौन सी डिजीज़ हो रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ को। उसके अलावा हेल्प इन द प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम, हम ओवरऑल एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से हेल्थ प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्प करें हेल्थ प्लान को एंड प्रोग्राम को। उसके अलावा रिड्यूस डिजीज स्प्रेड, हम डिजीज की स्प्रेडेशन को भी कम कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस होती है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच की, कि हमें एपिडेमियोलॉजिकली चीज़ों का पता होता है तो हम इस तरीके से डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और डेली लाइफ में ये इम्पोर्टेंट होती है एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए एपिडेमियोलॉजी का, और उसके अलावा पॉपुलेशन के भी लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज ओवरऑल हमने 3rd यूनिट पढ़ा एपिडेमियोलॉजी का, जिसमें हमने की कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया, कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, कि हमारी जो पेपर के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।